हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून और अ वेरी गुड इवनिंग, जब भी और जहां भी आप मुझे देख रहे हो। हम चला रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इस चैप्टर की इस खूबसूरत सी सीरीज के अंदर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि मैटर कैन बी प्योर और इम्प्योर, और अगर इम्प्योर है तो उसके दो टाइप्स हमने आपको बताए थे कि या तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा या वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई थी और कुछ कॉमन एग्जांपल लिए थे जो सभी मिक्सचर्स के थे, जिसमें मैंने बोला था कि ये सॉल्यूशन के एग्जांपल है। द सॉल्यूशन में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक होता है प्योर सॉल्यूशन और एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ये सारी टर्म्स क्या है ये आपको जो है लेक्चर के अंदर पता चलेंगे। इससे पहले कि अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, यानी कि अगर आपको बेसिक पता करना है इस चैप्टर का, तो इसके लिए क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको पुराने लेक्चर्स के बारे में आप डिटेल में मिल जाएगा। आप सीधा पुराने लेक्चर के पास पहुंचेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, पहले तो हम करेंगे प्योर सॉल्यूशन के बारे में पूरी बात, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स आती हैं वो। फिर आपको बताएंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, और उनकी दो तीन प्रॉपर्टीज जो हमारे पास हैं उनको आपको बताएंगे। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस या कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो उसको सेपरेट कैसे किया जाए। उनके अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग मेथड्स होते हैं, और इस चैप्टर में ऐसे चलता जाएगा। तो बहुत खूबसूरत सा ये चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसा लग रहा हूं मैं? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात हमारी चल रही थी कहां पर? प्योर सॉल्यूशन पर। प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। प्योर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब उस प्योर सॉल्यूशन से रिगार्डिंग कुछ हमारे पास टर्म्स आती हैं जो हमको देखनी है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज प्योर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो होता है 1 नैनोमीटर, या बात करें 1 नैनोमीटर और उससे कम। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर का मतलब आप समझते हैं 0 पॉइंट, इसके बाद 9 डिजिट्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज कॉल्ड एज 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज, अब इस पे अब आप लगा सकते हो मीटर। 1 नैनोमीटर इज व्हाट? मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। जितनी पावर माइनस में बढ़ती है उतना ज्यादा सब्सटेंस या उतनी ज्यादा क्वांटिटी छोटी होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है ना। तो 1 नैनोमीटर होता है, देन दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। हाँ, कुछ हाईटेक मेथड्स हैं हमारे पास, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन सिंपल जो मेथड्स होते हैं नॉर्मली कि छान के हमने अलग कर दिया तो वो नहीं कर पाओगे। तो दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। सिंपल या बेसिक फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है बाकी के सारे सॉल्यूशंस में या बाकी के सारे मिक्सचर्स में और प्योर सॉल्यूशन में, है ना। मिक्सचर तो यार पेबल्स का अगर मिक्सचर हो, अलग अलग टाइप के पत्थर हो, तो हम लोग हैंड पिक्स कर लेंगे, है ना। हैंड पिक कर लो, हटा दिया भैया, हाथ से निकाल लिया भाई। घर में गेहूं भी तो ऐसे साफ होते हैं। तो पार्टिकल साइज और दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। ये जो इनके अंदर चीजें हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। आज का हमारा मेन मोटिव है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग प्योर सॉल्यूशन डिस्कस करना, जिसके अंदर हम लोग करेंगे, मैं बता देता हूं आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी और कंसंट्रेटेड टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। जो इसकी बातें हैं तो मैं बोल रहा हूं सम, आप हेडिंग डाल लीजिए, है ना। पेन कॉपी लेके बैठे। वैसे तो आपके पास स्टडी मटेरियल कहीं भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाते तो उसकी बात ही अलग होती है ना। तो मैं बोल रहा हूं टर्म्स related
टू प्योर सॉल्यूशन, टर्म्स रिलेटेड टू प्योर सॉल्यूशन। तो पहला टर्म मेरे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब है, मैंने कल आपको दो बातें बताई थी कि व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट। द वन विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, द वन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। या फिर जो अपनी फिजिकल स्टेट छोड़ दे वो क्या है सोल्यूट, जो फिजिकल स्टेट को रिटेन करे वो क्या है सॉल्वेंट, है ना। ये पूरी बात मैंने बताई है पिछले लेक्चर में, है ना, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि आप जाके देख लो, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन है द सॉल्यूशन इन विच the amount of solute is very less। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम हो। बहुत कम का मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब मैंने क्या किया, एक बकेट भर के पानी लिया और उसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल दिया, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने एक गिलास लिया और उसके अंदर पूरा चम्मच भर के नमक डाल दिया, तो वो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगला हमारा जो टर्म है उसका नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी हाई। नॉर्मली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे अप टू द सैचुरेशन, अप टू द सैचुरेशन। अब ये सैचुरेशन क्या है जरा सुन लीजिए, सैचुरेशन क्या है सुन लीजिए, तीसरे आते हैं सैचुरेशन क्या है। तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द solution in which there is the amount of solute is maximum and no more solute will be dissolved। दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हाँ भैया भूख खत्म हो गई हमारी, अब एक दाना भी हम लोग नहीं खा सकते। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूँ आई एम सैचुरेटेड, खाना खाने के बाद सीधा ये निकलता है आई एम सैचुरेटेड, बहुत के बोलता है हाँ अब ना खाया जाएगा, उसका मतलब यही होता है। सैचुरेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि यू कांट ऐड मोर सोल्यूट टू द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे एक और इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सैचुरेटेड है तो व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सैचुरेटेड है तो क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अनसैचुरेशन क्या है कि आप जबरदस्ती किसी को ज्यादा खिला दो, अनसैचुरेशन क्या है कि आप जबरदस्ती किसी को ज्यादा खिला दो। तो चलिए देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ solute is more than maximum is called as unsaturated solution। कि आपने ज़बरदस्ती खिला दिया। भाई आप क्या कर रहे हो, मैं बता देता हूँ आपको कि एक गिलास हमारे पास पानी है, उसके अंदर मैंने शुगर डिज़ोल्व करना शुरू किया, एक टाइम के बाद गायब हो गई, फिर डिज़ोल्व किया, वो भी थोड़े टाइम के बाद गायब होगी, फिर डिज़ोल्व किया, थोड़े टाइम के बाद गायब होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उस पानी के अंदर जितना भी शुगर मिल सकता था बस मिल गया है, अब उसके अंदर और नहीं मिल सकता। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो है वो देख लेते हैं 1 2 3 4। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है जिसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है जिसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। सैचुरेटेड क्या है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो चुका है, अब कोई नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड।
और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अगर हम लोग मैक्सिमम के बाद भी अगर उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। चलिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग अभी जनरल टर्म डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग क्लासी बातें तो तब करेंगे ना जब हमको जनरल टर्म्स पता हो, है ना। भाई आप खाना कब बनाओगे, जब आपको पता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। कोई आपसे बोले शाही पनीर बनाना, पता नहीं है पनीर क्या होता है ना। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट डेफिनेशन। वो क्या है, 1 2 3 4 हो गई थी, 5वीं है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be added in 100 ml of solvent। आप मास की बात करो तो यहाँ पे ग्राम ले लो, फिर बाद में बात करो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप किसको कितना डिसॉल्व कर सकते हो, वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ऑयल आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, तो सच बताएं तो उसकी सोल्यूबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ज़्यादा कौन डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्ट या शुगर, तो वो डिपेंड करता है कि सॉल्ट कितना प्योर है और शुगर कितनी प्योर है ना, और उनकी सोल्यूबिलिटी कितनी है ना। तो हमने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास इधर पानी लिया, इधर से 1 चम्मच शक्कर डाली, इधर से 1 चम्मच नमक डाला, दोनों का वेट इक्वल है ना। फिर डालते गए, जो पहले सेचुरेट हुआ उसकी सोल्यूबिलिटी कम, जो बाद में सेचुरेट हुआ उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि मैंने ज़्यादा सोल्यूट इसके अंदर डाल सकता हूँ एज कम्पेयर टू दैट। समझ में आ रही है बात? सर इतनी नाइंसाफी क्यों? इसलिए क्योंकि सोल्यूबिलिटी वही होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप कितना ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जो है हमारे पास 6 नंबर पे, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। जिसमें पहला आएगा हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज। व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज? मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास of solution multiply by 100। mass of solute divided by mass of solution multiply by 100। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं क्या होता है। जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल है मेरे पास कि इफ 50 ग्राम ऑफ शुगर एडेड टू कितना ले 100 ग्राम ऑफ वाटर, what will be the mass percentage शुगर की मास परसेंटेज बताइए। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं? मास बाय मास परसेंट क्या होता है भैया, है ना। हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहां पर शुगर है, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन। 50 ग्राम शुगर, 100 ग्राम वाटर, दोनों मिला के हो जाएगा 150 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 टाइम्स 100, तो m बाय m हो गया मेरे पास 33.3%। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। मास बाय मास परसेंटेज ये हो गया हमारे पास। अगला हम लोग ले सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और सेकंड ले सकते हैं हम लोग थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो तीनों को हमारे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, 1 2 3। है ना। तो हम लोग दोनों को यहाँ पर देख लेते हैं, जरा चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं दूसरा ले रहा हूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब होता है मास
ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, सॉरी मास बाय वॉल्यूम है ना, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देख लो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आई एम हैविंग, क्वेश्चन है मेरे पास 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग, है ना, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, नहीं ये तो हमारे पास बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला, राइट। आई एम रियली सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग। सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो आप बताइए कि इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा हमको पुट करना है और आंसर निकालना है ना। फिर इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कराएंगे, बहुत क्लासिक क्वेश्चंस कराएंगे जो बच्चे अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं। जरा देखिए, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसल्स, आंसर आया मेरे पास 6%, 6% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया मेरा। तो इस तरीके से हम लोग इस इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास आ जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये कैसे होगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी आपको कि, है ना, मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आपको एक बात बताई थी कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में हो, यानी लिक्विड और लिक्विड भी हो सकते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। 1 2 3। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकता है ना। तो आप एक्सक्लूसिवली लिख लीजिएगा इसके लिए, सॉरी, वॉल्यूम थर्ड नंबर का है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर आप लिख सकते हो एक्सक्लूसिवली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। अब करके देखो, मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व करो। आपसे अगर बोले जाए कि 10 ग्राम ऑफ रूह अफ़ज़ा इज एडेड टू 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 10 ml ऑफ रूह अफ़ज़ा इज एडेड टू 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ रूह अफ़ज़ा। तो कैसे फाइंड करोगे, ऊपर रूह अफ़ज़ा का वॉल्यूम लिखिए, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स और कुछ टर्म्स रिगार्डिंग प्योर सॉल्यूशंस या प्योर सॉल्यूशन या प्योर मिक्सचर जिसका होमोजेनस कंसंट्रेशन है वो हमारे यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि सोल्यूबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो बहुत ज़्यादा देख लें हम लोग। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर, इफ यस देन विच वन, एंड इफ नो कोई बात, है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं कि सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड की सोल्यूबिलिटी
ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, वो देखते हैं। तो पहला, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या, अब ये एक्सोथर्मिक क्या होता है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जो हीट को या एनर्जी को एमिट करे, हीट को या एनर्जी को एमिट करे। मतलब सर भाई कोई अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारा खाना रात का बच गया, अब वो क्या चाह रहा है कि मैं कैसे भी करके इस खाने को वेस्ट ना करूं और बांट दूं। अब आप उसका काम आसान कब बना सकते हो? जब उससे खाना ले लो। आप उससे है ना भाई, आप उससे खाना ले लो तो आप उसका काम आसान। लेकिन अगर आप उसको और खाना दे दोगे तो उसका काम और मुश्किल हो जाएगा। तो वो नहीं चाहेगा कि मैं उस आपसे खाना लूँ। क्यों? क्योंकि वो तो बस ये चाहता है कि आप मेरे से खाना ले लो लेकिन मुझे मत दो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होती है कि व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हुई है। अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो क्या होगा? तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। सर ऐसा क्यों भाई? भाई देखो टेम्परेचर क्या है? अब अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। यार वो एनर्जी खुद इतना देना चाह रहा है, फिर आप उसको जबरदस्ती एनर्जी क्यों दे रहे हो? वो हमसे खुद बोल रहा है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यूं नहीं बोल रहा लाओ लाओ लाओ। भाई वो चाहता क्या है कि एनर्जी एमिट करूं। भाई सिस्टम क्या चाहता है? एक्सोथर्मिक एनर्जी एमिट करना चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा? हीट एनर्जी देंगे तो रिएक्शन कम होगी, यानी कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। अब इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या? देखो यार अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी रिएक्शन भूखी है, वो चाहती है एनर्जी दो एनर्जी दो एनर्जी दो, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली एनर्जी, इसमें अगर मैं लिखूं तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझ रहे हो? तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, यानी कि वो चाहता ही है कि हमको एनर्जी मिले, वो चाहता ही है कि मेरे को एनर्जी मिले, तो क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर बढ़ता कब है? सॉलिड कैसा भी हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बट ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन राइजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट्स इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बस इतना ध्यान रखना है। अगर गैसेस की बात करें तो क्या? गैसेस की बात करें तो क्या? गैसेस की बात करें, सॉलिड के लिए हो गया है गैसेस। तो देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली डिक्रीज ऑन टेम्परेचर इंक्रीज। आप टेम्परेचर बढ़ाई है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। इसका रीजन सुनो। देखो गैसेस यूं हैं, ये गैसेस है, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं। हम क्या चाहते हैं कि पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, यानी सोल्यूबल हो जाए। लेकिन अगर सोल्यूबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि अट्रैक्शन कितना होगा पार्टिकल्स के बीच में। अब अगर मान लीजिए हमने इसको हीट दिया तो इसको एनर्जी मिलेगी, ये इधर भागेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, ये किधर भी भागेगा, इसको एनर्जी मिली, ये भाग गया, इसको एनर्जी दी, ये भी भाग गया, यानी कि ये तो और दूर 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 भागे। अगर इतना दूर भागेंगे तो सोल्यूबल कैसे होंगे, है ना? तो इसलिए इसका रीजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस
या फिर molecules of the gases increases, that's why solubility of gases generally decrease on increasing temperature। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अगर यहां पे आपसे पूछे क्यों, तो आप इस सीधा लिखेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इंक्रीज। यहां पर ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी, ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी द सिस्टम हैज ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट डज नॉट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ एनर्जी। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी अपने आप डिक्रीज होती है। किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एग्जाम्पल मैं दोनों का देता हूं आपको। इसमें अगर आप शुगर मिलाते हैं, मतलब कि पानी के अंदर शुगर मिलाते हैं, तो गर्म पानी में जल्दी मिल जाती है। लेकिन वहीं हमको जब चूना मिलाना होता है, व्हाइट वॉश करते हैं घर पे, कैल्शियम ऑक्साइड चूना व्हाइट कलर का मार्केट से लेके आए, पानी में डाला, वो अपने आप उबलना शुरू कर देता। हमने उसको ना हीट दिया है ना कुछ दिया है, साक्षात उसको ठंडे पानी के अंदर डाला था। चिल्ड पानी के अंदर भी डालोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसको दीजिए, वो अपने आप सोल्यूबल हो जाएगा और हीट एमिट करने लगेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस एंड ऑन इंक्रीजिंग temperature in the endothermic reaction solubility increases, but for gases solubility of gases generally decreases on increasing temperature। इसको नोट कर लीजिए। चले एक मिनट, एक और फैक्टर यही बता देता हूं ताकि आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाए। सोल्यूबिलिटी ऑन टेम्परेचर। अब मैं बात करता हूं सोल्यूबिलिटी ऑन प्रेशर। तो मैं आपको बता दूं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 0, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। सॉरी, टेम्परेचर की तो बात ही नहीं कर रहा ना, प्रेशर की पावर 0 प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता है। भाई क्यों नहीं करता सर? भाई यार, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, कितना भी प्रेशर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। मैं मान लो इसको मैं सोल्यूबल करना है, इसको मैं धक्का मारूंगा, जा ही नहीं रहा, बिकॉज इट इज सॉलिड। कितना भी प्रेशर लगाओ, प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। मैंने कितना भी प्रेशर लगाया किसी भी सॉलिड पे, कितना भी प्रेशर, है ना, लेकिन उसका सोल्यूबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा। तो आप जब भी आपको किसी सॉलिड को मिक्स करना हो तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए या टेम्परेचर कम कीजिए। सोल्यूबिलिटी के लिए सॉलिड की टेम्परेचर की मतलब प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ, प्रेशर पे डिपेंड करती है। प्रेशर इंक्रीज करिएगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस भी इंक्रीज होगी, यानी है ना, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अब इसका रीजन सुन लीजिए यार। देखो गैसेस क्या है, ऐसी है गैसेस, थोड़ा पास बना दिया तो ये गैस है। अब आप प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे? आपने पिचकारी देखी, पिचकारी है ना, पिचकारी में पिस्टन होता है ना, ऐसे खींचते हैं फिर ऐसे प्रेस करते हैं, है ना, ऐसे 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 प्रेस कर सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होगा? आप प्रेशर इंक्रीज करते हो। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो पास में आएंगे, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वो पास में आएंगे, और अगर पास आएंगे तो उनकी सोल्यूबिलिटी वाटर से या फिर किसी भी सॉल्वेंट में ज्यादा हो जाएगी। तो इट वाज ऑल अबाउट सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस की बात हो चुकी है, हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। सॉल्यूशन की बात ही कर लेंगे, साथ में एक और बार रिपीट हो जाएगा सस्पेंशन और कोलॉइड। इनके बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन पे। थैंक यू।